हेलो बच्चों, हेलो। वेलकम टू विवेक फिजिक्स। अभी अपन डिस्कस करेंगे क्लास 12th की फिजिक्स का शानदार टॉपिक। नाम है ईएम वेव्स मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये टॉपिक आपके जेई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा वेटेज रखता है। तो बढ़िया से पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ एंड इस चैप्टर को वन बाय वन करके हम लोग समझते हैं। एंड इस वीडियो लेक्चर में अप्रॉक्सीमेट 60 मिनट की वीडियो लेक्चर बनेगी एंड इसमें हम लोग पूरे चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन पहले जेई एग्जाम में, नीट एग्जाम में आते रहे हैं या आगे आने की पॉसिबिलिटी है, उन सभी न्यूमेरिकल वैरायटी पर हम बातचीत करेंगे। तो बढ़िया से पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ और अपने टॉपिक को समझते हैं। अपना जो चैप्टर है उसका नाम है ईएम वेव्स मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, करेक्ट। इसमें सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे सोर्स ऑफ ईएम वेव्स। ईएम वेव का सोर्स क्या है, ईएम वेव कैसे जनरेट होती है, कैसे डेवलप होती है, क्या कंसेप्ट है। इसके लिए हमें यह समझना है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल, ठीक है, सपोज दैट कोई भी पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, अगर वो बाय द वे एक्सिलरेट मोशन करेगा तो चार्ज पार्टिकल के एक्सिलरेट मोशन करने की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी एंड वो एनर्जी का रेडिएशन करेगा। कौन? जो चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट मोशन कर रहा है। तो ध्यान रखना है कि एक्सिलरेट मीन वेरिएबल चार्ज पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है वो एनर्जी का रेडिएशन करता है और उस एनर्जी को ईएम वेव्स कहते हैं। सपोज दैट ये अपने पास एक लॉजिक आ गया, इधर की तरफ इस डायरेक्शन पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑक्सीलेशन है इस तरह से, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑक्सीलेशन है वेक्टर ई, करेक्ट। एंड इसकी जो एम्पलीट्यूड वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है ई नॉट है। एंड इस डायरेक्शन पर अगर मैग्नेटिक फील्ड का ऑक्सीलेशन है, मैग्नेटिक फील्ड का ऑक्सीलेशन वेक्टर बी, एंड इसकी जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है वो बी नॉट है। इस सिचुएशन पर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑक्सीलेशन अलोंग द वाई डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का ऑक्सीलेशन अलोंग द जेड डायरेक्शन एंड लाइट इस डायरेक्शन पर प्रोपगेट कर रही है एंड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये आपको समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड लाइट के प्रोपगेशन की डायरेक्शन ऑल परपेंडिकुलर टू ईच अदर बिकॉज एक्स वाई जेड एक्सिस है और ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। लेकिन ये उस समय पॉसिबल है जब कोई चार्ज पार्टिकल वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। मीन व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव विद वेरिएबल वेलोसिटी मीन एक्सिलरेट चार्ज पार्टिकल, एक्सिलरेट चार्ज जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएट एनर्जी। और जो एनर्जी रेडिएट हो रही है इसी को ईएम वेव्स कहते हैं, मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। एंड ध्यान रखना है कि ये लाइट होती है, ईएम वेव्स का मतलब है लाइट, राइट, जिसकी स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम पर। एंड इस ईएम वेव में वो सारे फिनोमेना होते हैं जो लाइट में होते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, वो सारे फिनोमेना यहाँ पर होंगे। तो ये ध्यान समझना है आपको। फिर इसके बाद हमें ये कैलकुलेट करना है कि जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है उस पर फोर्स कितना होगा ऑन एक्सिलरेट चार्ज। फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो मूव करने की वजह से, मोशन करने की वजह से इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मूव करेगी। और ध्यान रखना है कि मूविंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को बनाती है। तो दो फील्ड हो गई, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब दो तरह के फोर्स हो गए, एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स, दूसरा मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया।
एंड इसको तुम लिखोगे इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, समझ गए। और इनकी वैल्यू अगर पुट कर दोगे तो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स इधर हो जाएगा Q टाइम्स E प्लस इधर हो जाएगा Q, और यहाँ पर तुम वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास Q इधर V क्रॉस V। ये हो गई फोर्स की वैल्यू। बट अगर एक्सेलरेशन तुम्हें कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना है, फोर्स डिवाइड बाय मास, तो फोर्स डिवाइड बाय मास, करेक्ट। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो तो एक्सेलरेशन वेक्टर E इक्वल टू Q डिवाइड बाई M, एंड ये पूरी वैल्यू बिकॉज यहाँ से Q कॉमन आ जाएगा एंड वेक्टर E प्लस V क्रॉस V। तो ये छोटा सा लॉजिक है, बट ये लॉजिक तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा कंसेप्टुअल है। जो Q बाई M तुम यहाँ पर देख रहे हो, इस Q बाई M को अपन कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज। जो भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, चाहे वो अल्फा हो, बीटा हो या इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, उसका स्पेसिफिक चार्ज है Q बाई M। तो ये लॉजिक हो गया एक्सेलरेशन का एंड फोर्स का। एंड यहाँ से अपन ने कंसेप्ट समझा मेन सोर्स ऑफ EM वेव्स। सेकेंड अपन डिस्कस करेंगे स्पीड ऑफ EM वेव्स, EM वेव की मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड पर डिस्कस करेंगे। स्पीड पहले अपन डिस्कस करेंगे इन वैक्यूम या एयर। वैक्यूम या एयर पर स्पीड कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो भाई, अभी मैंने बताया कि लाइट अगर चार्ज पार्टिकल, इस चार्ज पार्टिकल है, अगर ये एक्सलेट कर रहा है और बाय द वे एक्स एक्सिस पर मूव कर रहा है इस तरह से, इसको तुम देख पा रहे हो, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑक्सीलेशन, मैग्नेटिक फील्ड का इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑक्सीलेशन, इधर मैग्नेटिक फील्ड, एंड लाइट के प्रोपगेशन की डायरेक्शन दी है। इस सिचुएशन पर अगर तुम स्पीड का फार्मूला लिखोगे तो स्पीड C इक्वल टू E डिवाइड बाई B या E नॉट डिवाइड बाई B नॉट या E RMS डिवाइड बाई B RMS, ये फार्मूला ध्यान रखोगे तुम। और यहाँ पर E RMS इक्वल टू E होता है एंड इसके इक्वल में तुम लिखोगे E नॉट डिवाइड बाई √2। ये E नॉट है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक। सिमिलर अगर B को लिखोगे तो B RMS इक्वल टू B इक्वल टू B नॉट डिवाइड बाई √2। यहाँ पर B नॉट मैग्नेटिक फील्ड की मैक्स वैल्यू है, मैक्स वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये छोटे छोटे लॉजिक हैं, लेकिन लॉजिक बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। कैसे समझना है, कैसे जानना है। जब भी कोई क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा तो न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में तुम्हें अपनी अप्रोच कैसे लगानी है, सबसे पहले न्यूमेरिकल की नीड को समझना है, उसकी डिमांड क्या है, कौन सी वैल्यू गिवन है, कौन सी वैल्यू कैलकुलेट करना है, इन सभी पर तुम फोकस करोगे। एंड वो फोकस कितनी फास्टली होगा, कितनी जल्दी होगा, कितना करेक्ट होगा, एक्यूरेट होगा, वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा टॉपिक में कैसा कंसेप्ट है, ठीक भाई। ये स्पीड का फार्मूला हो गया वैक्यूम पर। और एक और फार्मूला मैं तुम्हें बता देता हूं, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू एंड के इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई लैम्डा। 2 पाई यहाँ पर वेव नंबर है और इन दोनों को अगर तुम डिवाइड करोगे तो ओमेगा डिवाइड बाई के, ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई न्यू और के की वैल्यू है 2 पाई डिवाइड बाई लैम्डा, तो न्यू लैम्डा हो गया और ये C के इक्वल हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो C का एक और फार्मूला आ जाएगा C इक्वल टू ओमेगा डिवाइड बाई के या न्यू लैम्डा। ये छोटे छोटे लॉजिकल फार्मूला हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। एक और फार्मूला अपन डिस्कस करेंगे, मैक्सवेल इक्वेशन, C इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट है भाई
परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ पर ये परमेबिलिटी, इसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/4 पाई 9 इंटू 10⁻9 कूलाम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू बड़े प्यार से यहाँ पर पुट कर लो। C इक्वल टू स्क्वायर रूट 1/μ0 की वैल्यू अपने पास कितनी भाई, 4 पाई 10⁻⁷ मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 1/4 पाई 9 इंटू 10⁻9। इसको फाइनली सॉल्व करोगे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट के भीतर आ जाएगा 9 10⁻16 करेक्ट, एंड रूट के बाहर 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये आ गई ईएम वेव की स्पीड इन वैक्यूम पर। तो वैक्यूम या एयर पर फार्मूला एक जैसा रहता है। तो ये तो फार्मूला बन गया, ठीक। फिर इसके बाद अगर अपने को डिस्कस करना है मीडियम में, इन मीडियम में ईएम वेव की स्पीड क्या होगी। सपोज दैट ये मीडियम है, ठीक है भाई, ये मीडियम है, और यहां पर किसी भी तरह का कोई मीडियम हो सकता है, कोई लिक्विड हो सकता है, कोई सॉलिड हो सकता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम हो सकता है, जो भी है। इसको मैंने मीडियम शो कर लिया, एंड यहां से लाइट एक आ रही है, इस तरह से ये लाइट आ रही है। ये लाइट जब एयर पर है तो इसकी वेवलेंथ ऐसे ही है, जैसे ये मीडियम आएगी तो वेवलेंथ ऐसे हो गई। तुम ये समझ पा रहे हो, मीडियम में वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पर वेवलेंथ अगर लैम्डा है तो यहाँ पर लैम्डा एम हो जाएगा, यहाँ पर स्पीड अगर c है तो यहाँ पर स्पीड v हो जाएगी। समझ गए भाई। इस फार्मूले को अगर तुम लिखोगे थोड़ा सा चेक करके, थोड़ा सा करेक्टली अगर तुम लिखोगे, तो स्पीड v इक्वल टू स्क्वायर रूट 1/μ मल्टीप्लाई एप्सिलॉन। परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये फ्री स्पेस की वैल्यू नहीं है, ये मीडियम की है, परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी। एंड तुम्हें मैं फार्मूला बता देता हूँ, म्यू इक्वल टू म्यू आर मल्टीप्लाई म्यू नॉट, एंड एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। ये दोनों वैल्यू बड़े प्यार से यहाँ पर पुट करो, तो v इक्वल टू ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट और म्यू आर एप्सिलॉन आर। ये फार्मूला समझ गए। इसको थोड़ा सा अरेंज करो, ठीक, इसको थोड़ा रीअरेंज करो फार्मूले को। तो यहाँ पर तुम लिखोगे v इक्वल टू स्क्वायर रूट 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई 1/μr एप्सिलॉन आर। थोड़ा सीक्वेंस में मैंने लिख लिया, बस इतना ही मैंने किया है। अब ये तुमने बहुत ध्यान से देखा, तो ये c की वैल्यू है, तो v इक्वल टू c डिवाइड बाई स्क्वायर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। ये रिलेटिव परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी हो गई। तुमने अगर बहुत ध्यान से देखा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो यही है, स्क्वायर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, और ये यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है। यूनिट लेस भी है, डायमेंशन लेस भी है। ये वैल्यू यहां पर आके बड़े प्यार से पुट करो, तो v इक्वल टू सी डिवाइड बाई एन। या तुम ये फार्मूला याद रखो, कोई भी याद रखो, लॉजिक दोनों में है। एंड ध्यान रखना कि ये फार्मूला तुमने क्लास 10th में पढ़ा है, इस क्लास में ये वाला फार्मूला पढ़ा है स्नेल्स लॉ में। एंड अगर थोड़ा सा और अगर इसे वेरीफाई करेंगे तो इस वेरिफिकेशन को अपन लिख सकते हैं कितना, इसको अपन लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाई लैम्डा m, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह में ये लिखेंगे। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ये लॉजिक है, ये तुम्हें ध्यान रखना है, समझना है। तो मीडियम पर वैल्यू मिल गई, मीडियम की परमिटिविटी, परमेबिलिटी, फ्री स्पेस की, और वेवलेंथ का जो लॉजिक आ रहा है ये ध्यान रखना, मीडियम पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो भाई अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, टॉपिक नंबर 3,
और है इक्वेशन ऑफ ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ ईएम वेव्स, ईएम वेव की इक्वेशन। अब तुमने एसएचएम जब पढ़ा है ना, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें ईएम वेव की इक्वेशन कैसे होती थी या उसमें वेव की इक्वेशन कैसे होती थी? एसएचएम में जो इक्वेशन होती थी, इक्वेशन ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम, तो इसका अपन फार्मूला लिखते थे इस तरह से, कोई पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहा है, ये इक्वेशन बन गया, यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड आ गया, तो y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये अपन फार्मूला लिखते थे। सिमिलर फार्मूला इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का लिखेंगे, बिल्कुल सिमिलर, बिकॉज ईएम वेव भी ऐसे ही प्रोपगेट करती है, ऐसे ही सिमिलर साइनोसोडल ईएम वेव भी प्रोपगेट करती है साइन या कॉस के फंक्शन में, वेरिएबल होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑक्सीलेशन में इक्वेशन वेक्टर ई इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, एंड ये जे कैप में लिखूंगा। इसको थोड़ा सा अगर मैं चेंज करूंगा तो चेंज करने से जो वैल्यू आएगी, जैसे के इक्वल टू पाई डिवाइड बाई लेमडा एंड ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करूंगा तो एक नया फार्मूला आएगा, अदरवाइज आप यहीं से इसे स्किप कर सकते हो। तो वेक्टर ई इक्वल टू ई नॉट एंड साइन इधर हो जाएगा 2 पाई डिवाइड बाई लेमडा एक्स माइनस 2 पाई न्यू, इधर टी और फिर ये जे कैप। वेक्टर ई इक्वल टू ई नॉट साइन, और यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 पाई और फिर ब्रैकेट में x डिवाइड बाई लेमडा माइनस न्यू टी और फिर ब्रैकेट जे कैप। सिमिलर जो इक्वेशन बनाओगे वो मैग्नेटिक फील्ड का बनेगा, सिमिलर इक्वेशंस। फॉर मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर b इक्वल टू बी नॉट साइन 2 पाई ब्रैकेट में x डिवाइड बाई लेमडा माइनस न्यू टी और एक के कैप, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड का जो ऑक्सीलेशन है वो के एक्सिस पर है, के एक्सिस के अलोंग है, तो ये समझना है, ठीक है। तो ये इक्वेशन की वैल्यू हो गई। जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कंसेप्ट आएगा, उस कंसेप्ट, उस न्यूमेरिकल की जो कंपेयर है तुम्हारे बेसिक इक्वेशन से तुम्हें करना है, ये ध्यान रखना। साइन से पहले ये इसकी एम्पलीट्यूड वैल्यू है, एम्पलीट्यूड, ये इसकी एम्पलीट्यूड वैल्यू है, ये इसकी एम्पलीट्यूड वैल्यू है, एंड सी इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाई बी नॉट लिखोगे। ये आ गया ईएम वेव की स्पीड का फार्मूला, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास, इक्वेशन आ गया। इसके बाद अपन बातचीत करेंगे एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, सबसे पहले यही समझते हैं। एनर्जी डेंसिटी का मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम पर जितनी एनर्जी है उस एनर्जी को एनर्जी डेंसिटी कहेंगे। एंड जब एनर्जी डेंसिटी आप कैलकुलेट करोगे तो टोटल एनर्जी में से वॉल्यूम का डिवाइडेशन करोगे। सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला आता है टोटल एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम, और इसका फार्मूला टोटल फाइनली कैलकुलेट होकर आता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एंड इसकी जो यूनिट लिखेंगे जूल पर मीटर क्यूब लिखेंगे। यहाँ पर इस डेरिवेशन पर कोई फोकस नहीं करेंगे, बिकॉज ये डेरिवेशन किसी दूसरे टॉपिक का है, चैप्टर का है। बट एनर्जी डेंसिटी का लॉजिक है टोटल एनर्जी डिवाइड बाई वॉल्यूम, ये ध्यान रखना है, जूल पर मीटर क्यूब, ये वैल्यू निकल कर आती है। थोड़ा सा अगर इसे रिप्लेस करते हैं तो E इक्वल टू ई आर एम एस इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाई √2, तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ERMS का स्क्वायर, या अगर मैक्स वैल्यू को साथ लिखोगे तो इधर हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E0 डिवाइड बाई √2 का स्क्वायर।
तो देखो भाई, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से फाइनल 1/4 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड के लिए करोगे, फॉर मैग्नेटिक फील्ड अब मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी का सेम लॉजिक है, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 म्यू नॉट, एंड इसकी भी यूनिट जूल पर मीटर क्यूब। एनर्जी डेंसिटी का लॉजिक है अमाउंट ऑफ एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी है उसे एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। अब यहाँ पर ये वैल्यू हो गई। सिमिलर लॉजिक यहाँ पर भी यूज कर लें, बी इक्वल टू बी आर एम एस इक्वल टू बी नॉट डिवाइड बाई √2। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो यू बी इक्वल टू हो जाएगा बी आर एम एस स्क्वायर डिवाइड बाई 2 म्यू नॉट, या अगर इस बी आर एम एस की जगह ये वैल्यू पुट करोगे तो यू बी इक्वल टू बी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 4 न्यू नॉट, एंड यूनिट हो जाएगी जूल पर मीटर क्यूब। अब ये तो आ गई एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की अलग, मैग्नेटिक फील्ड की अलग। अब हमें प्रूव करना है कि दोनों एनर्जी डेंसिटी इक्वल हैं, प्रूव करना है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी के इक्वल है। कैसे इक्वल है वो प्रूव करके बताना है। देखो भाई, मैं किसी एक लॉजिक का यूज कर सकता हूं, ठीक है, किसी एक लॉजिक का, तो यू ई इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इतना हो गया। थोड़ा सा मैं इसे अपडेट करता हूं, थोड़ा सा मैं इसे अपडेट करूंगा तो हमें पता है, इसको मैं यहां पर लिख दे रहा हूं ना, C इक्वल टू ई डिवाइड बाई बी, मैं कलर भी चेंज कर रहा हूं, अच्छा लगेगा। तो यहां से E इक्वल टू हो जाएगा सी बी, करेक्ट। फिर एक और फार्मूला C इक्वल टू अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यहां से तुम अगर वैल्यू कैलकुलेट करोगे एप्सिलॉन नॉट की तो 1/c स्क्वायर म्यू नॉट आ जाएगा। समझ गए भाई, स्क्वायर कर लोगे बोथ साइड, ठीक है। ये E और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बड़े प्यार से यहां पर पुट कर दो आके, तो यू ई इक्वल टू 1/2, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है 1/c स्क्वायर, और म्यू नॉट है 1/, और इधर है म्यू नॉट। ये तो हो गई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। मल्टीप्लाई ई की वैल्यू देखो ये है, इसका स्क्वायर कर दोगे तो सी स्क्वायर, और इधर हो जाएगा बी स्क्वायर। यहाँ सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा यू ई इक्वल टू ऊपर बी स्क्वायर और नीचे 2 म्यू नॉट बचेगा। बड़े प्यार से तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ये वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 म्यू नॉट, 2 म्यू नॉट। ये लॉजिक ध्यान रखना। तो ये आ गई एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की एंड मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक। इसकी यूनिट मैंने बता दिया, डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हो यहीं से, जूल पर मीटर क्यूब। इसके बाद बातचीत करेंगे टोटल एनर्जी डेंसिटी। टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव की टोटल एनर्जी डेंसिटी। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी प्लस मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी, तभी तो टोटल होगा, है ना। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी को तुम U से प्रेजेंट कर लो, तो U इक्वल टू U इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस U मैग्नेटिक फील्ड। इनकी वैल्यू तुम्हें मालूम है, पुट करो बड़े प्यार से, U इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 म्यू नॉट। और तुम्हें ये भी पता है कि ये वैल्यू इक्वल है, ठीक है। जब ये इक्वल है तो तुम 1/2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर तुम लिख सकते हो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की जगह लिख सकते हो बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 म्यू नॉट।
तो यहाँ पर फाइनली बन जाएगा तुम्हारे पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। फाइनल जो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आ गया, या बी स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू नॉट आ गया। ये आ गई एनर्जी डेंसिटी, ये वैल्यू आ गई भाई, एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू आ गई। और ई की वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं, तो ई की वैल्यू अपने पास है कितनी, ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये वैल्यू यहां पर अगर हम पुट करेंगे, इस लाइन को मैं हटा लेता हूं, अभी इसकी कोई नीड नहीं है। ये वैल्यू अगर मैं यहां पर पुट करूंगा यहां पर, तो एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, और ई का स्क्वायर है मतलब ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये वैल्यू हो गई। ठीक, ये फार्मूला आ गया। अब अगर हमें कैलकुलेट करना है एवरेज वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी डेंसिटी, एवरेज वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, तो U और इसकी एवरेज वैल्यू, ठीक है, एवरेज वैल्यू इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर और इधर साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी की इसके एवरेज वैल्यू। समझ गए भाई ना, इसकी एवरेज वैल्यू। और ध्यान रखना कि इसकी जो एवरेज वैल्यू है, इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो 1/2 है। तो यहाँ पर हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी की जो एवरेज वैल्यू आ रही है वो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर हो जाएगा। ये छोटे छोटे लॉजिक हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, वो तुम्हें आना चाहिए, वो तुम्हें मालूम होना चाहिए किस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन में अपनी अप्रोच को लगाते हैं। ठीक, चलो भाई, इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे इंटेंसिटी पर। आ जाओ भाई, इंटेंसिटी। ऑफ ईएम वेव्स। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो, डिफिनेशन, लॉजिक, कंसेप्ट। इंटेंसिटी का मतलब है टोटल पासिंग एनर्जी, ठीक है, टोटल पासिंग एनर्जी फ्रॉम पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इन पर यूनिट टाइम। जैसे मैंने ऐसी कोई एक जगह बना दी, ठीक, और मैं कह रहा हूं कि ये जो सिलेंड्रिकल आपको डिजाइन दिख रही है इस तरह से, यहां से एनर्जी पास हो रही है। तुम्हें कैसे पता चला एनर्जी पास हो रही है? मैं बता रहा हूं कि एनर्जी यहां से पास होके आगे निकल रही है। एनर्जी इस तरह से आगे होके ऐसे जा रही है, यहां से। ये ईएम वेव्स हैं, मतलब ईएम वेव्स की एनर्जी है, ये ईएम वेव है। और ईएम वेव इस तरह से प्रोपगेट कर रही है। तो मैं कहूंगा कि इस पूरी जगह से पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से जितनी एनर्जी पास होकर आगे निकल जाएगी, उस एनर्जी के अमाउंट को इंटेंसिटी कहेंगे। इंटेंसिटी का मतलब है टोटल पासिंग एनर्जी इन पर यूनिट टाइम फ्रॉम पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। बस ये लॉजिक तुम्हें समझना है। चलो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं। इंटेंसिटी आई इक्वल टू टोटल पासिंग एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल पासिंग एनर्जी डिवाइड बाय एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई डेल्टा टी टाइम। अब टोटल पासिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे? एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया मल्टीप्लाई डेल्टा टी। अब ये एनर्जी डेंसिटी है, टोटल एनर्जी डेंसिटी, और वॉल्यूम की जगह एरिया मल्टीप्लाई डेल्टा एल। ये वाली लेंथ अगर डेल्टा एल है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको अपन लिख सकते हैं सी मल्टीप्लाई डेल्टा टी। ठीक, आगे मैं लिख दूंगा, मेंशन कर दूंगा, तो ए इधर हो जाएगा डेल्टा टी। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा और आगे तक एक्सप्लेन करता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा इंटेंसिटी आई इक्वल टू हो जाएगा यू
एंड ए से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल्टा एल की जगह सी डेल्टा टी डिवाइड बाई ए डेल्टा टी। अब देखो ए डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा तो आई इक्वल टू यू मल्टीप्लाई सी बचेगा। ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट ये ध्यान रखना कि ये एनर्जी डेंसिटी है ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की। यहां से U इक्वल टू कितना हो जाएगा, I डिवाइड बाई सी। U इक्वल टू I डिवाइड बाई सी। एक तो ये फार्मूला हो गया इंटेंसिटी का। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो कुछ नए फार्मूले सीखना है, वो तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो जरा, तुमने अगर ध्यान से देखा तो ये क्या हो गई, टोटल एनर्जी हो गई, एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। तो इंटेंसिटी I इक्वल टू टोटल एनर्जी को मैं E से प्रेजेंट कर देता हूं, ये टोटल एनर्जी डिवाइड बाई ए डेल्टा टी। तुम बड़े ध्यान से अगर देखोगे इस चीज को तो एनर्जी डिवाइड बाई टाइम, ये क्या बन गया, पावर। समझ गए, ये तो पावर बन के रेडी हो गया। तो इंटेंसिटी I इक्वल टू पावर डिवाइड बाई एरिया, वाट पर मीटर स्क्वायर। बाय द वे मैं कह देता हूं कि ये अपने पास कोई लाइट सोर्स है, कोई मैं बल्ब मान लेता हूं, ठीक, और ये बल्ब यहां पर ग्लो कर रहा है, ठीक, ये यहां पर ग्लो कर रहा है, और मैं इस बल्ब की वजह से किसी एक पॉइंट पर मैं इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूं। बाय द वे मैं इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो ये डिस्टेंस हो गई r। इस डिस्टेंस पर इंटेंसिटी का फार्मूला क्या लिखूंगा मैं, इंटेंसिटी I इक्वल टू इसकी पावर, सोर्स की पावर डिवाइड बाई 4 पाई r स्क्वायर। इसका मतलब है जो इंटेंसिटी होगी रेडियस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये छोटे छोटे लॉजिक हैं, बड़े लॉजिकल हैं, कंसेप्टुअल हैं, तुम्हारे एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी का फार्मूला हो गया। ये लॉजिक ध्यान रखना है कि ये एनर्जी डेंसिटी है, इसमें गड़बड़ नहीं करना। इसके बाद हम बातचीत करेंगे, अपने पास अगला टॉपिक है मोमेंटम ऑफ EM वेव्स। EM वेव के मोमेंटम पर डिस्कस करेंगे। मोमेंटम का मतलब क्या है, कोई भी लाइट इस तरह से प्रोपेगेट कर रही है, ऐसे ही इस तरह से कोई भी रेडिएशन इस तरह से प्रोपेगेट कर रहा है, इसका मोमेंटम क्या होगा। इसकी ये वेवलेंथ आ गई, जिसे अपन डी ब्रोगली वेवलेंथ भी कह सकते हैं, है ना। फोटोन है, लाइट है, इस तरह से EM वेव प्रोपेगेट कर रही है। तो एनर्जी का फार्मूला Ehc ओवर लैम्डा, या तुम इसे U कह दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें कंफ्यूज ना होना, तो मैं इसे E लिख रहा हूं, ठीक है। और मोमेंटम डी ब्रोगली वेवलेंथ H डिवाइड बाई P। H की वैल्यू मीन लैम्डा की वैल्यू यहां पर पुट कर दोगे तो तुम्हारे पास एनर्जी का फार्मूला आएगा E इक्वल टू Hc डिवाइड बाई लैम्डा, लैम्डा की जगह H डिवाइड बाई P। H से H कटा और ये हो जाएगा PC, P मल्टीप्लाई C। तो E इक्वल टू हो जाएगा PC। तो मोमेंटम इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारे पास E डिवाइड बाई C। ये मोमेंटम का फार्मूला आ गया। इस मोमेंटम के फार्मूले को तुम लिख सकते हो P इक्वल टू U डिवाइड बाई C। बट U ध्यान रखना है टोटल एनर्जी है, एनर्जी डेंसिटी नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। छोटे छोटे लॉजिक, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब अगर मोमेंटम को हम कन्वर्ट करते हैं किसी दूसरे फंक्शन में तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो, ये तो मोमेंटम की कहानी हो गई। इसके बाद हम बातचीत करेंगे रेडिएशन प्रेशर पर। रेडिएशन प्रेशर क्या है? रेडिएशन प्रेशर, ऐसा मानो कि ये कोई सरफेस है और इस पर रेडिएशन को इंसिडेंट अगर कराएंगे, ऐसे ऐसे अगर इंसिडेंट हो रहा है ऐसे, तो ये जो रेडिएशन इस पर फोर्स लगाएगा, जो EM वेव्स इस पर इंसिडेंट हो रही है, इस रेडिएशन की वजह से यहाँ पर जो प्रेशर होगा उस प्रेशर को रेडिएशन प्रेशर कहेंगे, एंड जो फोर्स होगा उस फोर्स को रेडिएशन फोर्स कहेंगे। यहाँ पर तीन लॉजिक बनेंगे। फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है,
रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, एब्जॉर्बिंग सरफेस है। तीनों सरफेस के लिए अलग अलग रेडिएशन प्रेशर एंड रेडिएशन फोर्स होगा। उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो जरा। रेडिएशन प्रेशर, फर्स्ट पॉइंट 100% रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब कोई मिरर वगैरह होगा जो लाइट को रिफ्लेक्ट करा देता है। इस सिचुएशन पर मैं क्या कहूँगा कि ये मेरे पास एक कोई मिरर है, ठीक भाई, ये मिरर है, ये मिरर यहाँ पर रखा हुआ है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करा देगा, ठीक। और इस पर, इस मिरर पर कोई भी रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है, इस तरह से ये रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है। अब ये जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है, ये रेडिएशन रिफ्लेक्ट होके वापस चला जाएगा, इस तरह से बैक हो गया, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये बात समझ गए। इस सिचुएशन पर सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना है यहाँ पर रेडिएशन फोर्स कितना होगा। रेडिएशन फोर्स समझ गए भाई, क्योंकि जो मोमेंटम आ रहा है, जो लाइट आ रही है, वो यहाँ से बैक होके फिर वापस चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो रेडिएशन फोर्स फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, करेक्ट, इतनी बात जम गई, बराबर है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जो फोर्स है इक्वल टू मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज ऑफ के इक्वल है। यहाँ पर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तुम अगर बहुत ध्यान से इस बात को देखोगे तो इनिशियल जो मोमेंटम होगा ना, इनिशियल मोमेंटम वो प्लस का पी है और फाइनल मोमेंटम माइनस का पी है। और पी की वैल्यू तुम जानते हो कितनी है, ई डिवाइड बाई सी। ये लॉजिक ध्यान रखना, ठीक। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो रेडिएशन फोर्स की फार्मूला होगा 2p डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे p की, तो p की वैल्यू जैसे पुट कर देंगे तो 2 और p की वैल्यू e डिवाइड बाई c डेल्टा टी, ये हो जाएगा। अब प्रेशर कैलकुलेट करना है, रेडिएशन प्रेशर इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई एरिया। ये फार्मूला यहाँ पर लिखो, तो 2 फोर्स की वैल्यू अपने पास है कितनी, 2e डिवाइड बाई सी डेल्टा टी, और ए पहले से लिखा हुआ था। इतना फार्मूला हो गया। अब ये जो E है ना, E ये टोटल एनर्जी है, E, तो E की जगह क्या लिखोगे, एनर्जी डेंसिटी, करेक्ट, मल्टीप्लाई वॉल्यूम, और वॉल्यूम की जगह कितना लिखोगे, एरिया C डेल्टा टी। ये यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो तो रेडिएशन प्रेशर इक्वल टू 2 और E की जगह कितने लिखोगे, U A C डेल्टा टी डिवाइड बाई C A डेल्टा टी। C A डेल्टा टी, C A डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2U बचेगा, तो रेडिएशन प्रेशर इक्वल टू U बचेगा। और U इक्वल टू कितना है भाई अपने पास, I डिवाइड बाई C। अभी मैंने पढ़ा ना, अभी हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करो तो रेडिएशन प्रेशर इक्वल टू I डिवाइड बाई C फॉर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए। अगर यहाँ पर इसी वाले केस में अगर मैं कह देता हूँ कि ये मिरर है और इसमें रेडिएशन किसी एंगल से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, उस समय यहाँ पर तुम्हें रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन फोर्स कैलकुलेट करना है, तो क्या करोगे, उस टाइम पर फिर इसके कंपोनेंट करोगे, ऐसे ऐसे इसके कंपोनेंट करोगे, एक कंपोनेंट इधर, अगर ये एंगल थीटा है तो इधर हो जाएगा P cos थीटा मोमेंटम का, और इधर हो जाएगा P sin थीटा। समझ गए भाई। तो यहाँ फिर इस वाले कंपोनेंट का यूज करोगे जो ये है, इसके परपेंडिकुलर है, ये वाला मीन P cos थीटा का यूज करोगे, इसका नहीं, ये तो कोई प्रेशर लगाएगा ही नहीं इस मिरर पर, ये वाला यूज करोगे P cos थीटा।
तो फिर फार्मूला तुम्हारे पास हो जाएगा, जहाँ पर तुमने 2p का फार्मूला लिखा है वहाँ पर 2p cos थीटा हो जाएगा। तो पूरे फार्मूले में cos का फंक्शन आ जाएगा। फिर उस समय इस सिचुएशन पर जो रेडिएशन प्रेशर आएगा वो cos के फंक्शन में आ जाएगा, मीन 2i cos थीटा डिवाइड बाई c। अगर किसी एंगल से आ रहा है और एंगल अगर इस तरह से बन रहा है, हॉरिजॉन्टल से बन रहा है, ये लॉजिक ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो हो गए रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए। अब बात करेंगे रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। रिफ्रैक्टिंग, रिफ्रैक्टिंग सरफेस का मतलब क्या हो गया कि अपने पास ये कोई सरफेस है जिसमें लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो ये मीडियम हो गया। कोई भी मीडियम है, बाय द वे डेंसर मीडियम है, लाइट इस तरह से आ रही है, ये वाली लाइट, ये लाइट, और जैसे ये लाइट इस मीडियम पर एंट्री करती है तो इसकी वेवलेंथ में थोड़ा सा चेंज आता है इस तरह का। सपोज दैट यहां पर इसकी वेवलेंथ है λ1, तो यहां पर इसकी वेवलेंथ λ1 नहीं λ2 हो जाती है। या इसे ऐसा कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू λ1 डिवाइड बाई λ2 या लैम्डा डिवाइड बाई λm कह दो। यहाँ पर मीडियम पर λ1 λm और यहाँ पर लैम्डा कह दो, लैम्डा कह दो, जैसा मनाए, जैसा अपना लॉजिक लगे। तो इनिशियल मोमेंटम अगर तुम देखोगे तो h डिवाइड बाई λ1 आ जाएगा, ये लैम्डा लिख दो। फाइनल मोमेंटम यहाँ पर देखोगे तो p फाइनल इक्वल टू h डिवाइड बाई λ2 कर दो। फिर से तुम्हें अगर इस सरफेस पर देखना है कि इस सरफेस पर कितना प्रेशर लग रहा है, इस वाली सरफेस पर, इस वाली सरफेस पर, इस आने वाले रेडिएशन की वजह से, इस रेडिएशन की वजह से। लॉजिक समझ गए? अरे भाई सरफेस पर कोई भी रेडिएशन आ रहा है, इसके अंदर घुस गया तब भी कुछ न कुछ तो प्रेशर क्रिएट करेगा। तो स्टार्टिंग में फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। यहाँ पर हो जाएगा P इनिशियल माइनस P फाइनल डिवाइड बाई डेल्टा टी, ऐसा हो जाएगा। फोर्स इक्वल टू 1 बाई डेल्टा टी और इधर हो जाएगा h डिवाइड बाई λ1 और h डिवाइड बाई λ2। फोर्स इक्वल टू हो जाएगा h डिवाइड बाई डेल्टा टी 1 बाई λ1 माइनस लैम्डा। ये हो गया रेडिएशन फोर्स आ गया। और रेडिएशन प्रेशर कैलकुलेट करना है तो फोर्स डिवाइड बाई एरिया, यहाँ पर हो जाएगा h डिवाइड बाई ए डेल्टा टी, इधर हो जाएगा λ2 माइनस λ1 डिवाइड बाई λ1 λ2। बस ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए रेडिएशन प्रेशर की वैल्यू आ गई। रेडिएशन प्रेशर का लॉजिक समझ गए? बस इसके बाद हम बातचीत करेंगे अब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए रेडिएशन प्रेशर की वैल्यू क्या है। एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए सीधा सा लॉजिक है, सीधा सा लॉजिक है कि ये अपने पास कोई इस तरह से कोई बॉक्स है और यहाँ पर रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है। जैसे रेडिएशन यहाँ पर आया, लाइट यहाँ पर रेडिएशन ऑब्जर्व कर लिया गया एंड इनका जो फाइनल मोमेंटम है वो जीरो हो गया। इनिशियल मोमेंटम आपको मैं p लिख दूँ और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ u डिवाइड बाई सी मीन e डिवाइड बाई सी, ठीक है। तो फाइनली जो यहाँ पर फार्मूला बनेगा रेडिएशन प्रेशर का बनेगा, वो बनेगा I डिवाइड बाई सी कह दो, बस इतना। जैसे रिफ्लेक्टिंग के लिए 2I डिवाइड बाई सी बना था, यहाँ पर I बाई सी बनेगा, क्योंकि उसमें लाइट रिफ्लेक्ट जो होके निकल गई वो भी उसमें धक्का मार रही थी, वो भी प्रेशर क्रिएट करेगी, और यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये लॉजिक हो गया। इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट पर।
डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है भाई। टॉपिक है अपना डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट होती क्या है, क्या लॉजिक है? एक्चुअल में अगर मैं यहां पर कैपेसिटर बनाता हूं, कैपेसिटर की ये प्लेट बनाता हूं, कैपेसिटर की ये सेकंड प्लेट बनाता हूं, और इसको मैं किसी भी बैटरी से कनेक्ट करा देता हूं, एक्सटर्नल सोर्स से। ऐसे अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट करा देता हूं, ऐसे प्लस माइनस V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर अब मैं तुमसे कहूँ कि दोनों प्लेट के बीच में कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है, कोई भी मेटल की कनेक्टिविटी नहीं है क्या? नहीं है ना। बीच में तो एयर है, या तो वैक्यूम है, या तो मीडियम है, मीडियम वो भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो दोनों प्लेट के बीच में कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है, मीन मटेरियल की, मटेरियल मतलब मेटल की कनेक्टिविटी नहीं है कि यहाँ से करंट यहाँ पर आ सके। फिर भी मुझे ये मालूम है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये तुम सबको पता है कि ये चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट होके बाहर निकल रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। और नेगेटिव का मतलब सब कोई जानता है कि इलेक्ट्रॉन अंदर जाते हैं, समझ गए भाई। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन पर फ्लो कर रहे हैं एंड करंट इस डायरेक्शन पर फ्लो कर रही है। यहाँ पर जो करंट है, वायर में जो करंट फ्लो हो रही है, उस करंट को अपन कहते हैं कंडक्शन करंट। अगर यहाँ पर मैं एक लूप बनाता हूँ, यहाँ पर ये लूप बनाता हूँ, यहाँ पर इस रीजन में जो करंट है उस करंट को मैं IC कहूँगा। IC मीन कंडक्शन करंट। लेकिन इस रीजन में जो करंट है, इस रीजन में जो करंट है उस करंट को मैं कह रहा हूं डिस्प्लेसमेंट करंट। इस रीजन में यहां पर जो करंट है, मतलब कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में जो करंट का इफेक्ट होता है, उस करंट के इफेक्ट को डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि ये कैपेसिटर, बाय द वे, इसमें मैक्सिमम जो चार्ज स्टोर होगा 100 कूलाम होगा, और हमने चार्जिंग स्टार्ट की तो 100 कूलाम सडन तो नहीं हो जाएगा, कुछ इसको टाइम लगेगा, कुछ वक्त लगेगा। तो धीरे धीरे जो चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है, तो धीरे धीरे यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिएंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो टाइम का फंक्शन है, टाइम के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट करंट का लॉजिक है कि टाइम के रेस्पेक्ट में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, टाइम के रेस्पेक्ट में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है। इस चेंज को ही हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, मीन रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम बिटवीन बोथ प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में जो टाइम के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन जो आ रहा है, उस वेरिएशन का नाम डिस्प्लेसमेंट करंट है। एंड इस डेरिवेशन को अगर हम प्रूव करें फ्रॉम गाउस लॉ, तो गाउस लॉ कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट है। ये सब कोई जानता है, ऐसा अपन कहते हैं, है ना। यहां से Q इक्वल टू कैलकुलेट कर लेते हैं एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई डी फाई ई, ये भी हो सकता है। डिफ्रेंसिएशन कर दो, dQ डिवाइड बाई dt इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d बाई dt, इधर हो जाएगा फाई ई। ये जो dQ बाई dt आप देख रहे हो ना, इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट ID इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, इधर हो जाएगा d फाई ई डिवाइड बाई dt। आपने इसको अगर बड़े प्यार से देखा ना तो देखो
इलेक्ट्रिक फ्लक्स में वेरिएशन आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, इस चीज का ही नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट वो नहीं है जो सर्किट में फ्लो हो रही है, जो वायर में फ्लो हो रही है, जो कंडक्टर्स में फ्लो हो रही है, वो नहीं है, वो तो कंडक्शन करंट है। हाँ, वो कोई और बात है कि किसी भी रीजन में डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट के इक्वल है, वो कोई और बात है, बट लॉजिक दोनों का अलग अलग है, कंसेप्ट अलग अलग है। जरूरी नहीं कि हर एक रीजन में ये इक्वल ही होगी, हो सकता है ना इक्वल हो, नॉन इक्वल हो, इक्वल हो, वो एक अलग मामला है। बट जो लॉजिक है वो ये है कि कैपेसिटर के बीच जो स्पेस है, जो जगह है दोनों प्लेट्स के बीच में, वहां पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में वेरिएशन आ रहा है उसे डिस्प्लेसमेंट करंट, एंड फ्लक्स की वैल्यू अपन लिखेंगे फाई इक्वल टू ई ए, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी, ए कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आ जाएगा तो ए एप्सिलॉन नॉट, इधर हो जाएगा डी ई डिवाइड बाई डी टी। और तुमको पता है कि जो ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो वी मल्टीप्लाई डी लिखेंगे, मीन वी डिवाइड बाई डी, राइट, ई इक्वल टू वी डिवाइड बाई डी, तो आई डी इक्वल टू डी डिवाइडेड बाहर आ जाएगा तो ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी, बिकॉज कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स की जो डिस्टेंस है वो तो फिक्स है, वो वेरिएशन तो नहीं है। हाँ, वोल्टेज में जरूर वेरिएशन आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस में वेरिएशन आ रहा है, तो इधर हो जाएगा डी वी डिवाइड बाई डी टी। और तुमने अगर बहुत ध्यान से देखा तो कैपेसिटेंस सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी, तो इधर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी इक्वल टू सी, इधर हो जाएगा डी वी डिवाइड बाई डी टी। ये भाई लॉजिक है डिस्प्लेसमेंट करंट का, ये डिस्प्लेसमेंट करंट का लॉजिक है। इस रीजन से जो फ्लक्स पास हो रहा है, इस रीजन से, ये गाउसियन सरफेस है, इससे कितना फ्लक्स पास होके आगे निकल गया, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है भाई, चलो अपन नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। अगला टॉपिक है अपना वंडरफुल इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। इसे अपन कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें 4 इक्वेशन है, उन चारों इक्वेशन को अपन को बड़े प्यार से पढ़ना है। फर्स्ट इक्वेशन है गाउस इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गाउस इक्वेशन मीन इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू इनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, या तुम इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख सकते हो। सेकेंड इक्वेशन है गाउस इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, गाउस इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिज्म, करेक्ट। तो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए, बी डॉट डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स है, बट ये वैल्यू 0 होगी, ये ध्यान रखना है। थर्ड इक्वेशन एम्पियर इक्वेशंस, राइट, या फैराडे इक्वेशन अपन लिख सकते हैं, फैराडे इक्वेशन ऑफ EMI मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इक्वेशन कहती है अपने पास E डॉट डी एल इक्वल टू EMF, या इसे आप लिखोगे माइनस का डी फाई बी डिवाइड बाई डी टी, राइट। फिर इसके बाद अपन समझेंगे एम्पियर इक्वेशन। एम्पियर इक्वेशन में अपन लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल
इक्वल टू म्यू नॉट आई। अगर करंट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो इस तरह से लिखोगे, अदरवाइज तुम विदाउट टाइम के फंक्शन में लिखोगे। ठीक, इसके बाद मैक्सवेल ने इस फार्मूले को थोड़ा सा अपडेट किया और उसने कहा कि जो सर्किट में करंट फ्लो होती है उसमें से कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों का रोल होता है, आईसी और आईडी दोनों का रोल होता है। तो यहां पर अगर एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन लिखते हैं, एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन, तो यहां पर लिखेंगे B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट और I की जगह IC प्लस ID में डिस्प्लेसमेंट करंट, और डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू पुट कर दो, इधर हो जाएगा IC प्लस इसकी वैल्यू कितनी है भाई, इधर है अपने पास एप्सिलॉन नॉट, इधर है d फाई E डिवाइड बाई dt। बस ये तुम्हारे पास ये 4 इक्वेशन आ गई, और 4 इक्वेशन बड़ी खूबसूरत है, आश्चर्य वंडरफुल इक्वेशन है मैक्सवेल की, मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। ये लॉजिक समझना है, ठीक है भाई। इसके बाद अपन बातचीत करेंगे स्पेक्ट्रम पर और बातचीत करेंगे अपन पॉइंटिंग वेक्टर पर, ठीक है। पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर मीन वेक्टर एस, ये क्या बताता है भाई, पॉइंटिंग वेक्टर ये बताता है कि ईएम वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन क्या है। पॉइंटिंग वेक्टर ईएम वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, लाइट के प्रोपगेशन की डायरेक्शन ये। तो ये लाइट इस डायरेक्शन पर इस तरह से प्रोपगेट कर रही है। इस तरह से लाइट प्रोपगेट कर रही है। पॉइंटिंग वेक्टर एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। पॉइंटिंग वेक्टर इसकी जगह 1 बाई म्यू नॉट लिखोगे, ई क्रॉस बी लिखोगे। थोड़ा सा और अगर इसे अपडेट करते हैं तो वेक्टर एस इक्वल टू 1 बाई म्यू नॉट, इधर हो जाएगा ई बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर है और एन कैप की जो मैग्नीट्यूड वैल्यू होगी 1 होगी, और इसका अगर मॉड ऑफ करते हैं तो एस इक्वल टू 1 बाई म्यू नॉट ई मल्टीप्लाई बी एंड साइन 90 हो जाएगा, बिकॉज ये सभी परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड लाइट के प्रोपगेशन की डायरेक्शन मीन पॉइंटिंग वेक्टर, ये सभी परपेंडिकुलर होते हैं। साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी एंड इसका इधर मॉड ऑफ इसका 1 हो गया, तो एस इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई म्यू नॉट ई मल्टीप्लाई बी। ये फार्मूला हो गया, मीन एस इक्वल टू ई बी डिवाइड बाई म्यू नॉट। और फिर तुमको एक और बात पता है कि E डिवाइड बाई बी इक्वल टू सी होता है, तो यहाँ से E इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी बी हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो पॉइंटिंग वेक्टर S इक्वल टू ये हो जाएगा सी बी स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू नॉट। ये ध्यान रखना है। एंड ये वैल्यू आ रही है इंटेंसिटी की, ठीक है, ये वैल्यू आ रही है इंटेंसिटी की, इसको मैं ये ध्यान रखना है, यही वैल्यू आती इंटेंसिटी की। तो ध्यान रखना इंटेंसिटी की जो एवरेज वैल्यू है वही पॉइंटिंग वेक्टर की एवरेज वैल्यू है, और वो है सी बी स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू नॉट। या इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में लिख सकते हो, जो भी फंक्शन तुमसे बन पाए, बनाना चाहो बना सकते हो। यहाँ से b इक्वल टू अपन लिख सकते हैं बी नॉट डिवाइड बाई √2। तो यहाँ पर इंटेंसिटी की एवरेज वैल्यू या पॉइंटिंग वेक्टर की एवरेज वैल्यू इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बी नॉट स्क्वायर
डिवाइड बाई 2 म्यू नॉट, 2 म्यू नॉट। बस इस तरह के कंसेप्ट तुम्हें समझना है। तो ये ध्यान रखना है कि इंटेंसिटी और पॉइंटिंग वेक्टर एक ही बात है, लॉजिक है दोनों में, ठीक है। इंटेंसिटी का मतलब है कि अमाउंट ऑफ पासिंग एनर्जी इन पर यूनिट टाइम पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, और इन दोनों की वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं पॉइंटिंग वेक्टर और इंटेंसिटी की, तो वैल्यू सेम आती है, ठीक है भाई। चलो अपन आगे बातचीत करेंगे। लास्ट टॉपिक है स्पेक्ट्रम ऑफ ईएम वेव्स। ईएम वेव, अब देखो भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 7 टाइप की होती हैं एंड सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, वेवलेंथ अलग अलग है, एनर्जी अलग अलग है। एनर्जी के बेस में, फ्रीक्वेंसी के बेस में इनको 7 अलग अलग पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, जिनके नाम हमें मालूम है, गामा, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट या माइक्रो है, रेडिएशन है, विजुअल। ये 7 टाइप की होती हैं एंड सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। तो अगर यहाँ पर मैं एक स्पेक्ट्रम बनाता हूँ, यहाँ पर मैं सन बनाता हूँ, सन, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेव आती हैं। जैसे ये अपने पास अर्थ आ गई, ठीक है, तो ये है अर्थ, ये अर्थ है, और ये एटमॉस्फेयर आ गया अर्थ का, ये एटमॉस्फेयर आ गया एटीएम। अब कुछ लाइट ऐसी होती हैं जो सन से निकलती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, इस तरह की होती है, और कुछ ऐसी लाइट होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, या थोड़ी सी इससे ज़्यादा मैं कर दूं, कुछ की होती है बहुत ज़्यादा होती है इस तरह से, कुछ की इससे भी कम होती है इस तरह से। तो मेरे कहने का मतलब है कि हर एक वेव की जो वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, वो सब अलग अलग हो सकती है, किसी की ऐसी ऐसी हो सकती है। एंड ये जब एटमॉस्फेयर में एंट्री करती हैं, तो जो ओजोन लेयर है, ओजोन O3 ओजोन लेयर है, उस ओजोन लेयर से बहुत सारी लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई, कुछ ऑब्जर्व हो गई, और कुछ इसमें एंट्री करती हैं, एटमॉस्फेयर में एंट्री करती हैं। जो एंट्री करती हैं उनमें से मैक्सिमम जो होता है विजुअल लाइट का पार्ट होता है, कुछ इंफ्रारेड और माइक्रोवेव भी होती हैं, बट जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो विजुअल लाइट का होता है। इसमें 7 पार्ट होते हैं, उन 7 पार्ट को मैं लिख देता हूँ। 7 कलर होते हैं, 7 वेव होती हैं, और इनको मैं लिख देता हूँ ऐसे, गाड़ी XUV इंडिया में रहेगी। एक गाड़ी होती है, उसका नाम है XUV, वो इंडिया में रहेगी, ऐसा तुम्हें ध्यान रखना है। अब देखो, इसका मतलब है गामा, इसका मतलब है एक्सरेज, इसका मतलब है अल्ट्रा वायलेट, विजुअल, इंफ्रारेड, माइक्रो और रेडियो। ये हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 टाइप की वेव हो गई। अब ध्यान रखना कि ये जो होती है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्स होती है, एनर्जी मैक्स होती है, और वेवलेंथ मिनिमम होती है। जब तुम नीचे की तरफ आओगे स्पेक्ट्रम में, तो ध्यान रखना है फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी डिक्रीज होगी, वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, बिकॉज यहाँ पर आते आते वेवलेंथ मैक्सिमम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो जाएगी, और एनर्जी भी मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी का फार्मूला लिखते हो hc/λ या hν। तो ये छोटे छोटे फार्मूले हैं, ये बड़े लॉजिकल हैं। जो विजुअल लाइट होती है, कौन सी लाइट? विजुअल लाइट, इसमें विजुअल स्पेक्ट्रम होता है, एंड इसमें 7 कलर होते हैं, ठीक है, एंड 7 कलर होते हैं VIBGYOR। इसमें 7 कलर का ग्रुप होता है विजुअल लाइट में, टोटल में से नहीं, ओनली विजुअल लाइट में से, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये 7 कलर का ग्रुप होता है, इसे विजुअल स्पेक्ट्रम कहते हैं, इसको केवल, एंड टोटल को कहते हैं ईएम वेव स्पेक्ट्रम, मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। समझ गए?
ये स्पेक्ट्रम तुम्हें ध्यान रखना है कि एनर्जी कहाँ पर मिनिमम है, कहाँ पर मैक्सिमम है। डाउन आओगे तो कौन सी वैल्यू डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। मैंने यहाँ पर लिख दिया कि यहाँ पर गामा की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एनर्जी मैक्सिमम है, वेवलेंथ मिनिमम है। यहाँ पर रेडियो की वेवलेंथ मैक्सिमम है, एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी मिनिमम है। तो डाउन आते समय, अप जाते समय इंक्रीज डिक्रीज कौन सी वैल्यू होगी, वो लॉजिक तुम्हें पता चल गया। तो इस पूरे वीडियो लेक्चर में हमने EM वेव्स नाम के टॉपिक को 1 बाय 1 करके कंप्लीट किया, जिसमें हर एक टॉपिक पर हमने बातचीत की, चाहे वो रेडिएशन प्रेशर हो, सोर्स हो या इक्वेशन हो, एनर्जी डेंसिटी हो, प्रेशर हो, मोमेंटम हो या EM वेव के स्पेक्ट्रम की बात हो। ठीक है, तो ये वीडियो लेक्चर यहाँ से कंप्लीट होता है। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक में मिलेंगे जिसका नाम है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स पर बातचीत करेंगे।